9 साल तक हुकूमत करने वाले शख्स की बेटी का नाम कितने लोग जानते हैं? अपनी बेटी की इतनी हिफाजत और आफिया को पकड़कर गैरों के हवाले कर दिया। कभी तो वो वक्त आएगा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ से ये पूछा जाएगा कि कोई बेटियों के साथ ऐसा भी करता है। उन्होंने जो किया उनसे हिसाब वक्त लेगा। आफिया 2003 में लापता हुई। पहली बार उनका जिक्र बगराम जेल की कैदी नंबर 650 के तौर पर हुआ और आज की हकीकत यह है नाजरीन कि उन्हें 7 मुख्तलिफ इल्जामात में अमरीकी अदालत 86 साल कैद की सजा सुना चुकी है। पूरी कौम सरापा एहतजाज है। आज डॉक्टर आफिया को सजा देने के खिलाफ मुल्क के तूलो अर्ज में एहतजाज जारी है। सजा सुनाने जाने से पहले तक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से 5 मरतबा, नवाज शरीफ साहब, रहमान मलिक, मुशाहिद हुसैन, शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार एक बार मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों में हमारे ये हुक्मरान और रहनुमा डॉक्टर फौजिया को क्या क्या तसल्लियां देते रहे हैं, ये आज जानेंगे। और साथ ये भी जानेंगे आखिर कौन सा गुनाह कबीरा जो है सर अंजाम दे दिया कि जो बेटी वापस ही नहीं आती, ना उसका जिक्र हो रहा है। आज हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा। हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर तलहा, JUIS से ताल्लुक रखते हैं, सेनेट के कायमा कमेटी अमूर दाखिला के चेयरमैन भी हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट जैद हामिद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा, पहले आप ही से आगाज करूंगी। आपने इल्जाम लगाया था अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही कि हुकूमत की बेअमली है ये जो हम देख रहे हैं और ये एक हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये बताइए कि वो कौन से मकामात थे कि जहां पर हुकूमत और दीगर सियासतदान जो हैं दे कुड हैव गॉन ओवर एंड बियॉन्ड व्हाट दे डिड, या और कुछ कर सकते थे? Right. Number one, from day one, what I have requested and asked was for repatriation. And मुकदमा चलने से पहले repatriation बहुत आसान थी और जिस वक्त उसको mentally unfit कहा था to stand trial, उस वक्त तो वो एक मेडिकल ग्राउंड्स पे भी आफिया को ला सकते थे। एवरी टाइम मैंने उनको एप्लीकेशंस दिए। मैं फॉरेन ऑफिस गई हूँ, इंटीरियर ऑफिस गई हूँ, कायमा कमेटी से खिताब किया है, ह्यूमन राइट्स से किया है, सेनेट में गई हूँ, असेंबली में गई हूँ, सबको ये दिए हैं, करारदादें पास करवाई हैं कि इमीडिएट रिपेट्रिएशन इन बेसिस पे, इन बुनियादों पे। दीज आर लीगल एंड दीज आर डूएबल एंड दे हैव बीन डन इन अमेरिकन हिस्ट्री एंड इन इंटरनेशनल हिस्ट्री। लेकिन इन पे किसी पे अमल दरामद नहीं किया गया। मुझे ये पता चला कि वो अभी तक वो करारदादें अलमारियों में रखी हुई है लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। सेनेटर तलहा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या हुकूमत ने आपको इस केस के हवाले से तमाम तर दुश्वारियां और तमाम तर मराहिल से आगाह किया एट एवरी पॉइंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे गवर्नमेंट ने नहीं इन्फॉर्म किया, बल्कि जब मैंने इजलास तलब किए और उन इजलासों के अंदर जो लोग आए भी, वो मीडिया के सामने ही साहब मेरा ट्रायल होता है और उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो सब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। अंदर की उनकी क्या कहानी मुझे नहीं पता। अलबत्ता मैं ये जरूर जानता हूं कि गवर्नमेंट ने जो कोशिशें की हैं वो सही कोशिश नहीं की गई। जो सीरियस कोशिश होती है, $2 मिलियन इन्होंने वकीलों को दिए हैं और वो वकील, मेरे लिए इंतहाई हैरतनाक की बात है कि वो वकील सफाई अपने क्लाइंट के बारे में ये कहते हैं कि इससे गलती से जुर्म हुआ है, इसको कम से कम सजा दी जाए। ये ऐसे लगता है कि ये वकील सफाई नहीं बल्कि ये इनके खिलाफ जो वकील है ये उनकी स्टेटमेंट है। ये तो ऐसे लग रहा था कि ये सब लोग एक मिले हुए हैं और ये सब मिलकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सजा सुनाना चाहते हैं। उसको मेरी जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से डायरेक्टली मुलाकात हुई थी 2008 में, जी हाँ, तो उस वक्त भी जब मेरी फेंटन डिटेंशन सेंटर डैलस में उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुझे कहा था कि जो मेरे वकील हायर हुए हैं या जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से उनको प्रोवाइड किए गए थे वकला, उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से वकला नहीं प्रोवाइड किए गए थे। उसने कहा कि ये सब वकला जो हैं ये मेरे खिलाफ हैं और एक खातून है जिसके ऊपर उनका थोड़ा बहुत ट्रस्ट था, उनका नाम मिसेस फरा नाम था, लेकिन उसको भी इन्होंने अवॉइड किया। और बार बार मेरी कमेटी की मीटिंग में भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा भी आई हैं और इसके अलावा भी जब भी इनसे बात हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ,
کہ آپ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے ان وکلا پہ. ان وکلا کو تبدیل کریں یا ان کی مرضی کے وکلا رکھے جائیں, لیکن وہ ریزسٹ کرتے رہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی نااہلی ہے ہمارے سفیر کی, جو وہاں پر بیٹھے ہیں, جو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں اور واقعی پاکستان کے سفیر ہیں, لیکن وہ کام امریکہ کا کرتے ہیں. امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے ثابت کیا کیری لوگر بل کے اندر, انہوں نے ثابت کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وقت ہے کہ حکومت جو ہے ان کے خلاف ایکشن کرے, ریپلیس کرے امبیسڈر کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ چاہیں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لا سکتے ہیں اگر سیریس. اب کیسے, یہ میں آپ سے بات کروں گی. زید صاحب السلام علیکم. السلام ہے زید صاحب, ڈاکٹر عافیہ نے ایسا کر کیا دیا, یہ $1 ملین کویسچن ہے. ایسا کون سا گناہ کبیرہ ہے جو ناقابل معافی ہے, جو واپس دینے کا یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایکشن لینے کا امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا؟ 86 years, I mean for the love of God. مہر, اس میں 2 باتیں واضح طور پر ہم بتانا چاہیں گے. پہلی بات یہ کہ دیکھیے, اس بات پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے پاکستانی میڈیا میں کہ 2003 میں عافیہ کو اغوا کیا گیا تھا. وہ کس جرم میں اغوا کیا گیا تھا؟ اور 5 سال تک وہ غائب رہی ہیں, اس کے 2 بچے مار دیے انہوں نے. اور پرزنر نمبر 650, اگر یوان ریڈلی جو برٹش جرنلسٹ ہیں وہ اس ایشو کو 2009 میں نہیں اٹھاتی تو دنیا میں کسی کو پتا نہ لگتا کہ عافیہ کدھر ہیں. باگرام جیل سے جو لوگ چھٹ کر آئے ہیں, جو بعد میں جو گوانٹانامو پہ گئے تھے, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے باگرام میں عورت کی چیخیں سنتے تھے. یہ ساری رات عافیہ چیختی تھی وہاں پر اور اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی, اس کے ساتھ ابیوز کرتے تھے. اس کا سوال نہ تو لیگل سسٹم میں اٹھایا گیا ہے, نہ میڈیا میں اٹھایا گیا ہے, نہ پاکستانی گورنمنٹ, نہ. مگر ڈر کیا ہے امریکی سسٹم کو ان سے زید صاحب؟ یہ ہم بتاتے ہیں. عافیہ نے یہ بات خود آن ریکارڈ بتائی ہے ان لوگوں کو جو اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں, اور یہ بات پاکستانی پریس میں چھپی لیکن دبا دی گئی. عافیہ کام کر رہی تھی, شی واز اے نیورولوجسٹ, وہ ایک نیورو سرجن تھی, نیورولوجی پہ کام کر رہی تھی, بایو کیمسٹری پہ کام کر رہی تھی, اور اس کی ریسرچ بہت کلاسیفائڈ تھی. وہ ان سبجیکٹس پہ کام کر رہی تھی کہ جن کے بارے میں امریکیوں کو خطرہ یہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتی ہے. اور اسی لیے عافیہ کو جب باگرام جیل میں رکھا ہوا تھا تو عافیہ نے خود یہ بات بتائی ہے کہ اس کے ساتھ جو انڈین ہندو کولیگ, انڈین اسٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ MIT میں کام کیا کرتے تھے, وہ انٹروگیٹ کرتے تھے باگرام میں اس کو آ کر, اور عافیہ سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنی ریسرچ دے دو, ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, جو کچھ تم نے سیکھا اس کو ہم سے شیئر کرو, تو پھر ہم کوئی تمہارے لیے راستہ نکالتے ہیں. یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ عافیہ کا نہ کوئی دہشت گردی سے تعلق تھا, نہ اس کا تعلق القاعدہ سے تھا, نہ کسی جرم میں انوالو تھی. اس کو اچھا زید صاحب میرے ساتھ ہی رہیے ابھی آپ. ڈاکٹر فوزیہ, اب آپ کو میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, ہوپ آ رہی ہو؟ جی بالکل, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی, میں آپ سے پوچھی تھی کہ اب آپ کی بہن عافیہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں ہر ایک کو کہ بھئی اب اس کیس کو چھوڑ دیں اور چھوڑ دیا جائے. انہیں اپیل بھی اپنے سپورٹرز کو کر رہی ہیں کہ میں امن اور پیس چاہتی ہوں, میں نہیں بلڈ شیڈ چاہتی اور شور شرابہ چاہتی. کیا آپ کا خاندان جو ہے اپیل میں جائے گا, نوئنگ کہ امریکن سسٹم آف جسٹس کیا دیا انہوں نے؟ She is not a neurologist. She is not a neurosurgeon. She is not even a medical doctor, for God's sake. She's a neuroscientist. PhD in education. Okay. No, she's a PhD in education. Her thesis was learning by imitation. How to improve learning in mentally retarded children. That's what she worked on. There's nothing classified about that. So then میں پھر آپ سے پوچھتی ہوں فوزیہ جی, It had nothing to do with biological weapons, ایسا انہوں نے کیا chemicals or کر لیا؟ anything. ایسا Her پھر lab ایسی did not. What did she do? What was her crime? What was her crime? مجھے موقع دیں تو میں کچھ بتاؤں آپ کو اس سلسلے میں. یہ جھوٹے الزام ہیں. I mean, for God's sake, at least get your facts straight. آپ analyst ہیں. جی اچھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اب آپ کو بھی نہیں پتا کہ ان کا گناہ کبیرہ یا جرم ایسا کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیوں کھٹک رہی ہیں امریکی نظام کو. اگر آپ مجھے موقع دیں تو شاید میں بتانے کی پوزیشن میں ہوں. جی سر, کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں, اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں کو کریکٹ کروں تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحبہ کین یو ہیئر می؟ جی جی بالکل. میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیا ایشو ہے کہ جو پورے امریکی نظام کو کھٹک رہی ہیں ڈاکٹر عافیہ؟ You know, I think it's fear and prejudice. Okay, it's prejudice. Okay. اور آپ And fear. It's fear. It's fear. But fear of what? Fear of what? کس چیز کا ڈر؟ Fear of the atrocities, the war crimes that have been committed. You know, they've made a mistake and they've tried to cover up.
and the cover-up has become so messy. And it's not just the American government. This is both the establishments, जी. the Pakistani establishment as well as the American. Both of them have major cover-ups. It's not about Afia alone. It is about the entire establishment, the war on terror. This war on terror in which America prides itself actually would come down in shambles. अच्छा And जी. America would really break down because of अच्छा, that. सेनेटर तलहा, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दो बातें करूंगा। एक तो ये कि वो 2008 में रिकवर हुई हैं और उसमें जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो पीएचडी डॉक्टर है डिस्कार्डेड बच्चों को लाइन अप करने के लिए। और अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, मेरे पास काफी सारी नॉलेज है इस हवाले से। जब ये 2008 में इनके साथ वाकया हुआ था, उस वक्त वाकया ये हुआ था कि इनको गोलियां मारी गई थी अमेरिकन फौजियों ने। और वो वाकया मुझे इस तरीके से बताया डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने मुंह से ये बात मुझे बताई जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं पर्दे के पीछे बैठी थी तो बेहोश थी, मैं होश आया तो मुझे कुछ बातों की आवाज आ रही थी। मैंने एकदम पर्दा हटा के देखा तो वहां पर कुछ अमेरिकन फौजी बैठे थे और वो शायद ये समझे कि ये हमला करना चाह रही है या उनकी तरफ आ रही है, तो उन्होंने इन पर फायर खोल दिया और उसमें उसको गोलियां लगी। जिस वक्त मैं मिला था उस वक्त जख्मी हालत में थी, उनकी किडनी भी इफेक्टेड थी और वो काफी प्रॉब्लम में थी, मेडिकली प्रॉब्लम में थी और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुझे ये कहा कि जिस वक्त मैं बेहोश हो रही थी, मेरा ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा और मुझे नजर आया कि बस शायद ये मेरा आखिरी वक्त है। तो बेहोश होने से पहले जो मैंने लफ्ज सुने अमेरिकन के, उन्होंने कहा ये हमारे से क्या हो गया, वी विल लूज आवर जॉब। इस किस्म का जुमला आखिरी उनके कानों में आया था। बेसिकली ये जो अफगानिस्तान से उनको शिफ्ट किया गया वो भी गैर कानूनी, कि पाकिस्तान की शहरी है, उसके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है, अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है, और अफगानिस्तान से उसको गिरफ्तार कर लिया, शो किया कि अफगानिस्तान से उसको गिरफ्तार किया। और ये कानून है, इंटरनेशनल कानून, कि अगर आप किसी और मुल्क के शहरी को किसी मुल्क में शिफ्ट करते हैं तो उनके कौंसलर के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। वो स्टेटमेंट भी कोई रिकॉर्ड नहीं हुई और उसको बदमाशी के साथ वो उठा के अमेरिका ले गए, न्यूयॉर्क में उसको जेल में रखा। और बेसिकली जो आपका सबसे बड़ा सवाल है जो आप के जहन में, और मैं समझता हूं कि आपकी सही सोच है, कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो इसको सजा देना चाह रहे हैं और इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, उसकी वजह जो हमें समझ में आती है, जो मुझे समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि इसमें दो फरीक हैं। एक अमेरिकन फौजी है जिन्होंने इसको गोलियां मारी और एक फरीक है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये बेगुनाह करार देते हैं तो इसका मतलब जो उसको गोलियां मारी गई अमेरिकन फौजी, वो इसके डिफॉल्टर हैं, और अगर डिफॉल्टर हैं तो फिर उनको सजा सुनानी पड़ती है। वो अपनी फौज का मॉरल डाउन नहीं करना चाहते, अपने फौजियों को बचाना चाहते हैं। अगर आप जो इनका ट्रायल हुआ कोर्ट के अंदर, उस ट्रायल की तरफ जाए तो दो गवाह पेश हुए थे, दोनों गवाहों को अफगानिस्तान से लाया गया है और उनको अमेरिकन ग्रीन कार्ड दिए गए, उनको वहां पे घर दिए गए, उनको बड़ी फैसिलिटीज दी गई। और उन दोनों गवाहों के बयानात जो है वो डिफरेंट है। एक गवाह ये कहता है कि इसने पैरों के घुटनों के बल बैठ के गोली चलाई थी, एक कहता है कि उसने खड़े होकर गोली चलाई थी।